Hello students, in this video class we will discuss class 10th science chapter number 2, that is acid, base and salt, and this is the part 2 video. In the previous video we discussed about what are acid, base and what is indicators. तो देखिए स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दैट इज द स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, वीक बेस. क्वेश्चन ये अराइज होता है, हाउ कैन वी डिटरमाइन द गिवन एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, द गिवन बेस इज स्ट्रॉन्ग और वीक बेस. तो देखिए स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस वीडियो क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट द इंडिकेटर. जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि देयर आर सम इंडिकेटर्स लाइक लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज, फेनोल्फथलीन. तो द गिवन कंपाउंड इफ इट इज एसिडिक then it turns the blue litmus paper into red color, and the given compound is base, then it turn the red litmus paper into blue. ये हम लोग लास्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं. लेकिन हम उन इंडिकेटर से we cannot determine that how much strong that acid is and how much strong that base is. उसमें H प्लस आयन कितने हैं और OH माइनस आयन कितने हैं या कितनी क्वांटिटी में हैं, दैट वी कैन नॉट डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ दीज इंडिकेटर्स. जो इंडिकेटर्स हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़े थे उसकी हेल्प से हम लोग उसकी स्ट्रेंथ को, एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को पता नहीं कर सकते हैं. तो इस पार्ट में हमारा टॉपिक ही है, देखिए टॉपिक इज हाउ स्ट्रॉन्ग आर acid and base solution. Acid and base solution. So in this topic we will discuss about the strength of acid and base. तो देखिए हम लोग यहाँ पता लगाने के लिए यूज करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर. यूनिवर्सल इंडिकेटर. अब ये यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, देखिए these universal indicators are the mixture of several type of indicator. mixture of, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं यहां, universal indicator simply means mixture of several indicators, and this universal indicator give different color at different concentration of acid or base, या at different strength of acid and base. जैसे मान के चलिए अगर कोई गिवन कंपाउंड है हमारे पास, अगर हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर की हेल्प से पता लगाना चाहें कि हाउ मच स्ट्रॉन्ग दैट एसिड इज, तो हम क्या करेंगे, उस एसिड की कुछ ड्रॉप्स को इस यूनिवर्सल इंडिकेटर के ऊपर पुट करेंगे और वहां पर कुछ कलर शो होगा और उस कलर से हम लोग पता लगाएंगे कि दैट एसिड इज स्ट्रॉन्ग और वीक. और जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है उसमें कलर का पैटर्न पहले से डिसाइडेड है. जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे कि ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है, ये जो स्केल है, यहाँ पर हम लोग कलर से पता लगाएंगे कि ये एसिड स्ट्रॉन्ग है या ये बेस स्ट्रॉन्ग है. तो देखिए बेसिकली हम लोग जो यहाँ पर स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड स्ट्रेंथ ऑफ बेस. बेसिकली देखिए एसिड की स्ट्रेंथ का मतलब है यहाँ पर द नंबर ऑफ H प्लस आयन प्रेजेंट. हम लोग जानते हैं कि एसिड, द कंपाउंड विच इज एसिड, दैट मीन्स इट हैज द टेंडेंसी टू रिलीज H प्लस आयन. किसी कंपाउंड में H प्लस आयन है तभी वो एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा. लाइकवाइज किसी कंपाउंड में हाइड्रोक्साइड आयन है तभी वो हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज करेगा. तो हम लोग सिंपली क्या बोल सकते हैं, द कंपाउंड विच गिव H प्लस आयन आर एसिडिक, द कंपाउंड विच गिव OH माइनस आयन आर बेसिक. अब हमको ये पता लगाना है हाउ मच स्ट्रॉन्ग दैट एसिड और बेस इज बाई द नंबर ऑफ H प्लस आयन एंड बाई द नंबर ऑफ OH माइनस आयन. अगर किसी एसिड में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है दैट मीन्स इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर बहुत कम है दैट मीन्स वीक एसिड. ऐसे ही हम लोग बेस के लिए बोल सकते हैं. तो इसका मतलब ये हुआ सीधे सीधे कि हम लोग एसिड को दो पार्ट में बांट सकते हैं और बेस को भी दो पार्ट में बांट सकते हैं. एसिड हो गए देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, ऐसे ही बेस स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस.
अब देखिए मैं एक एग्जाम्पल से बता देता हूँ आपको कि अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल लिखूँ, अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल लिखूँ तो ये एसिड बनता है लाइक HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्वस। मैंने एक्वस क्यों लिखा है? बिकॉज हाइड्रोजन क्लोराइड इन एक्वस फॉर्म ओनली बिहेव लाइक एसिड। इफ हाइड्रोजन क्लोराइड प्रेजेंट इन गैसियस फॉर्म देन इट विल नॉट एक्ट लाइक एसिड। जो हमने लास्ट टाइम जो वीडियो पढ़ा था उसमें ये क्लियर किया था। चलिए नाउ वी कम टू दिस वीक एसिड। वीक एसिड, तो देखिए वीक एसिड इज एसिटिक एसिड। ये भी किस में होगा? एक्वस फॉर्म में। एक्वस फॉर्म का मतलब क्या है कि एसिटिक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो जो सॉल्यूशन बना है उसमें सॉल्वेंट वाटर है, दैट मीन्स इट इज एक्वस सॉल्यूशन। ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, किस फॉर्म में? एक्वस फॉर्म। वीक बेस, और वीक बेस का एग्जाम्पल हो गया स्टूडेंट अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये कुछ एग्जाम्पल है जो आप लोग याद रख सकते हैं और बार बार हमको ये रिपीट करने हैं, इसीलिए मैं कुछ ये पर्टिकुलर 4 टाइप के एसिड और ये बेस के एग्जाम्पल लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखिए हम जो यूनिवर्सल इंडिकेटर पढ़ रहे हैं वहाँ पर जो कंपाउंड्स है वो डिफरेंट कलर्स शो करते हैं, और जो स्केल है उससे हम लोग आइडिया लगा देते हैं कि ये जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है या ये वीक है। यहीं पर एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था सोरेनसन। A scientist came and the name of that scientist is Sorensen. Sorensen. They gave the concept of pH. They gave the concept of pH. I think आप लोगों ने पहले शायद इसका नाम सुना होगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो P है that stands for potence. That stands for potence, और एक जर्मन वर्ड है और जर्मन में इसका मतलब होता है दैट इज पावर। पोटेंस का मतलब क्या है? पावर। तो देखिए सोरेनसन एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया दैट इज अबाउट द पीएच, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? सिंपल, पावर ऑफ हाइड्रोजन। किसी सॉल्यूशन में पावर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, इस बेसिस पर भी हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस का पता लगा सकते हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिस पीएच स्केल। नाउ वी स्टार्ट pH कॉन्सेप्ट। pH कॉन्सेप्ट, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय ए साइंटिस्ट कॉल्ड सोरेनसन। ठीक है, कभी बन सकता है क्वेश्चन, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस pH। तो देखिए pH का मतलब क्या है? pH को अगर मैं लिटरली वर्ड में बोलूँ दैट मीन्स दैट इज पावर ऑफ हाइड्रोजन। इट मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखिए सर, दिस pH मैथमेटिकली इफ वी डिस्कस अबाउट दिस pH दैट मीन्स नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब ये क्या है, ऐसे कुछ समझिए। मान लीजिए इफ यू हैव ए बीकर, और इस बीकर में आपके पास हाइड्रोजन क्लोराइड प्रेजेंट है सॉल्यूशन फॉर्म में। दिस इज हाइड्रोजन क्लोराइड एक्वस। ठीक है, और हम लोग जानते हैं दिस हाइड्रोजन क्लोराइड ये कैसे प्रेजेंट होगा? इट विल डिसोसिएट इनटू H+ आयन एंड Cl- आयन। और हम ये भी जानते हैं कि ये जो एसिडिक कैरेक्टर है दैट इज ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ H+ आयन। अब इस H+ आयन की कंसंट्रेशन क्या है, उसका नेगेटिव लॉगरिथम ले लीजिए, दैट विल डिसाइड द pH। फॉर एग्जाम्पल, अभी के लिए मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ कि कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है। हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे इसको। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन, इट मीन्स, कंसंट्रेशन को मैं सी से दिखा देता हूँ यहाँ, इट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आप लोगों ने शायद 9th क्लास में ये पढ़ा हो शायद मोलैरिटी के बारे में। तो ये जो कंसंट्रेशन है इट्स सिंपली मोलैरिटी, इट्स सिंपली मोलैरिटी। ठीक है सर, अब देखिए इफ द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इन दिस सॉल्यूशन इज 10⁻³ मोल पर लीटर,
द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितनी है 10 टू द पावर -3। तो देखिए मैं यहाँ पे वैल्यू लगा दूँ -log 10 टू द पावर -3। अब थोड़ा सा log के रूल समझ लीजिए। अगर कहीं पर log m की पावर n है देन वी विल सॉल्व इट लाइक n log m। ये जो पावर है ये कहाँ जाएगी आगे, और बाकी को एज इट इज लिख लेते हैं। एक और पॉइंट समझ लीजिए यहाँ पर कि log 10 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। आगे चल के आप लोग धीरे धीरे समझेंगे। जितनी मुझे यहाँ पर नीड थी मैंने उतना आपको बता दिया है। अब देखिए जब मैं इसको और सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा, देखो माइनस, ये -3 आगे आ जाएगा और ये बन जाएगा log 10। log 10 की वैल्यू क्या है 1, माइनस इंटू माइनस कितना हो गया 3। इसका मतलब द pH ऑफ दैट हाइड्रोजन क्लोराइड एक्वा सॉल्यूशन इज 3 सिंपली। तो हम लोग कंसंट्रेशन से pH पता कर सकते हैं। pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब देखिए हम लोग यहाँ बनाते हैं pH स्केल, मतलब हम लोग क्या करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस की pH पता करेंगे और pH स्केल पे उसको चेक करेंगे कि किस pH की, अगर कोई एसिड है उसकी pH मान लीजिए 3 है तो वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, इस तरह से हम लोग पता करेंगे। सो दिस इज 7 0 एंड दैट इज 40। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 40। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि pH स्केल एक्सटेंड्स फ्रॉम 0 टू 14। pH स्केल एक्सटेंड फ्रॉम 0 टू 14। अब देखिए यहाँ पर कि अगर किसी केमिकल सब्सटेंस की pH 7 से कम है, 7 से कम है तो हम लोग उस केमिकल कंपाउंड को बोलते हैं एसिडिक, और अगर उसकी pH 7 से ज़्यादा है तो हम लोग उस कंपाउंड को बोलते हैं बेसिक। और अगर उसकी pH 7 है दैट मीन्स दैट कंपाउंड इज न्यूट्रल इन नेचर। ठीक है, अब समझिए ये है pH 1 pH 2 3 4 5 6 और ऐसे ही यहाँ पे ये 14 तक हम लोग इसको लिखते हैं। अब एक पॉइंट और समझिए, जो हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर पढ़ रहे थे वहाँ यूनिवर्सल इंडिकेटर पे हम लोग कलर से डिनोट कर रहे थे। अगर किसी कंपाउंड का कलर मान लीजिए एकदम डार्क रेड है दैट मीन्स इट इज स्ट्रोंगर एसिड, अगर थोड़ा सा लाइट रेड है तो थोड़ा सा वो वीकर एसिड है। अब हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर को थोड़े समय के लिए बस पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग सीधे आ जाते हैं pH स्केल पर। अब यहाँ से समझिए कि अगर किसी कंपाउंड की pH जितनी कम होगी वो कंपाउंड उतना एसिडिक होगा। ऐसे समझिए, एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोग ध्यान से उसको सुनेंगे तो ही समझ में आएगा वो आपके। मान लीजिए आपके पास 2 एसिड हैं, 2 एसिड हैं, एसिड A एंड एसिड B। एसिड A में जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है वो है 10 टू दी पावर -5 और यहाँ पर है 10 टू दी पावर मान लीजिए 3। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन A में है 10 टू दी पावर -5 मोल पर लीटर और B में है 10 टू दी पावर -3 मोल पर लीटर। तो पहले तो आप मुझे ये बताइए कि इन दोनों कंसंट्रेशन में से ज़्यादा कंसंट्रेशन कहाँ पर है? डेफिनेटली 10 टू दी पावर -3 में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू 10 टू दी पावर -5। ठीक है, अगर अब मैं यहाँ पे इसके pH की वैल्यू निकालूं तो आप लोग जानते हैं pH का फॉर्मूला है -log और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन A में कितनी है 10 टू दी पावर -5, तो यहाँ pH कितनी आ जाएगी? यहाँ pH आएगी 5। और अगर मैं यहाँ B सॉल्यूशन के लिए निकालता हूँ तो यहाँ pH कितनी आएगी? -log 10 टू दी पावर -3, ये आ जाएगी 3। अब आप लोग देखिए हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा कहाँ पर है? B में। जहाँ पर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वहाँ पर एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, लेकिन वहाँ पर pH की वैल्यू कितनी है? 3। यहाँ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम है इन कंपैरिजन टू दिस, लेकिन pH की वैल्यू क्या है? 5। तो हम लोग सीधे सीधे क्या आइडिया लगा सकते हैं? हम लोग ये आइडिया लगा सकते हैं कि एसिडिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pH।
pH ज़्यादा है इसका मतलब वो लेस एसिडिक है, pH कम है इसका मतलब वो मोर एसिडिक है। मैं कुछ ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ, देखिए मान लीजिए मैं हाइड्रोजन कंसंट्रेशन को दिखाऊं यहाँ पर, इस तरह से। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या आ रही है, ज़्यादा, और धीरे धीरे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है। और जैसे ही हम लोग और इधर एक्सट्रीम राइट हैंड साइड में पहुँच रहे हैं तो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन क्या हो रही है, जीरो हो रही है, ऑलमोस्ट जीरो हो रही है। ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर किसकी वजह से है, H+ आयन की कंसंट्रेशन की वजह से। बेसिक कैरेक्टर किसकी वजह से है, हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन की वजह से। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि जिस कंपाउंड की pH कम है इसका मतलब वो एसिडिक ज़्यादा है। एक और एग्जांपल से बताता हूँ, मान लीजिए आपके पास दो एसिड हैं, एसिड X और एसिड Y। एक की pH 1 है, एक की pH 2 है। तो आउट ऑफ दीज टू एसिड विच एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड या स्ट्रॉन्गर एसिड। तो जिसकी pH 1 है वो स्ट्रॉन्गर एसिड है देन द एसिड विच इज हैविंग pH 2। pH 1 का एसिड सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग है और जो pH 2 का सॉल्यूशन है वो वीक है। ठीक है, आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो ये था pH स्केल और यहाँ से हम लोगों ने सीखा कि हम लोग pH को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ देखिए, एसिडिक पोर्शन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है हाइड्रोक्साइड आयन से, बेसिक वाले पार्ट में हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है हाइड्रोजन आयन से, लेकिन एट द न्यूट्रल कंडीशन द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। या आपसे पूछे कि एट न्यूट्रल सॉल्यूशन, इन न्यूट्रल सॉल्यूशन व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन, तो बोथ आर इक्वल। इन केस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन आयन मोर देन हाइड्रोक्साइड आयन, in basic solution hydroxide ion is more than H+ ion. Now the topic is importance of pH in everyday life. As we know that plant and animals are pH sensitive. With the example we will see how does this pH affect plant and animal as well. So first of all we can write here plant and animal are pH sensitive. pH sensitive. So we will discuss here how does this pH affect. First of all, pH in our digestive system. Student, as you already know that in our digestive system, student, as you already know that in our digestive system there are various parts, various organ involved in this digestion process. In our mouth pH is different, in our stomach pH is something different, in our intestine different pH are available. So I am starting just with the mouth. In mouth the pH is slightly basic. I think it is ranges between 6.3 to 7.4 और वी कैन से 7.3, 6.3 से लेकर 7.3 तक की pH रेंज होनी चाहिए हमारे माउथ की। हम लोग जब जैसे ही हम लोग फूड लेते हैं अपने माउथ में, हम लोग उसका डाइजेशन करते हैं तो हमारे माउथ की pH सडनली फॉल हो जाती है। pH गिरने का मतलब है कि pH जैसे मान के चलिए नॉर्मल pH है 6.3 से 7.3 और ये pH 6.3 से घटकर हो गई 6.1, 6, 5.9, 5.8। दैट मीन्स हमारे माउथ की pH कैसी हो गई है, एसिडिक हो गई है। और अगर ये एसिडिक pH लॉन्ग टाइम तक बनी रहे तो ये एसिडिक मीडियम में हमारे मुंह में बैक्टीरिया ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं और वो फिर टूथ डिके प्रॉब्लम को इनिशिएट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ एसिडिक pH in mouth promotes tooth decay। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए हमारा जो टूथ है उसका जो सबसे आउटर साइनिंग वाला पोर्शन है उसको बोलते हैं इनेमल। जैसे हम लोग अपने टीथ में जो सबसे बाहर जो चमकदार जो लेयर दिखाई दे रही है दैट इज इनेमल एंड दिस इनेमल इज द हार्डेस्ट natural substance
हार्डेस्ट natural substance present in our body, hardest natural substance, enamel, and this enamel is made up of calcium phosphate. It is made up of calcium phosphate. In acidic medium, in acidic pH, this calcium phosphate start dissolving. ये डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी जो टूथ है उसकी जो प्रोटेक्टिव लेयर है इनेमल, जब वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगी तो हमारे जो टूथ है उनमें थोड़े थोड़े से होल बन जाएंगे, वो टूथ कैविटी वहाँ पर बन जाएगी। तो जो टूथ डिके है, बेसिकली हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, टूथ कैविटी की बात कर रहे हैं। आप लोग टीवी में ऐड भी देखते होंगे, ये कैविटी है, ठीक। तो इसका मतलब हमको क्या करना चाहिए कि जैसे ही हम खाना खाते हैं, हमारे माउथ की पीएच जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो आपने देखा होगा कि लोग बाग खाने के बाद या तो सौंफ ले लेते हैं या कोई ऐसी च्युइंगम खाते हैं जिससे उनकी माउथ की पीएच फिर दोबारा से एल्कलाइन हो जाती है। या डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि हमको खाना खाने के बाद हमको पेस्ट भी करना चाहिए, टूथब्रश करना चाहिए, क्योंकि टूथब्रश में एल्कली सॉल्ट होते हैं जो हमारे माउथ की पीएच को फिर क्या कर देंगे, राइज कर देंगे। जैसे टीवी में ऐड देखते हैं आप लोग कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो वो नमक की बात कर रहा है, मतलब वहाँ पर नमक को जनरल भाषा में नमक बोल दिया है, बेसिकली वो फ्लोराइड की बात कर रहा है। किसकी, फ्लोराइड। हमारे दांतों की हेल्थ के लिए ये फ्लोराइड बहुत ही जरूरी है। चलिए तो देखें, हमने पहला पढ़ लिया। सेकंड हम लोग बात करते हैं इन आर स्टमक। हम अपने स्टमक में देखें तो देखेंगे कि स्टमक में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड पाया जाता है, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दिस कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड दैट वी ईट। हम हमारे भोजन को पचाने का, डाइजेस्ट करने का काम करता है। लेकिन अगर इसकी अमाउंट एक थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा हो जाएगी तो हमारा जो स्टमक है वहाँ पर एसिडिक सब्सटेंस ज़्यादा होगा, तो डेफिनेटली एसिडिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो जब कंसंट्रेटेड HCl ज़्यादा है तो हमारे स्टमक में क्या होगी, एसिडिटी बढ़ जाएगी। आप टीवी में देखते होंगे कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, है ना, वो सारी चीज़ें। तो एसिडिटी बढ़ गई है। अगर हमारे स्टमक में एक नॉर्मल पीएच बनी हुई है, नॉर्मल पीएच मतलब वो 2 और 3 के बीच में, दैट मीन्स एवरीथिंग इज नॉर्मल। लेकिन बहुत ज़्यादा HCl प्रोड्यूस अगर होगा तो हमारे जो स्टमक की पीएच है वो और डिक्रीज हो जाएगी, और वो उस कंडीशन को बोलते हैं एसिडिटी होना। इसको ट्रीट कैसे करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, बाहर से इनो लेते हैं, ठीक है। बाहर से जो मेडिसिन लेते हैं उनको बोलते हैं एंटासिड। हम लोग इस वाली ट्रीटमेंट को क्या कौन सी मेडिसिन देते हैं, हम देते हैं एंटासिड। नाम से पता चल रहा है, एंटी एसिड, मतलब जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, एसिड न्यूट्रलाइजेस द बेस एंड बेस न्यूट्रलाइजेस द एसिड एंड देन दे फॉर्म सॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर एंटासिड में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, जैसे अभी मैंने एक नाम लिया इनो, ठीक है। या हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज कर सकते हैं, मैग्नीशियम, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा एक्सेस ऑफ एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा और हमको एसिडिटी से छुटकारा मिल जाएगा। हम लोग बेकिंग सोडा यूज़ कर सकते हैं, खाने वाला सोडा यूज़ कर सकते हैं, घर में हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के भी, ठीक है। तो ये है एंटासिड्स। तो हमारे स्टमक में पीएच मेंटेन रहनी चाहिए, हमारे माउथ में पीएच मेंटेन होनी चाहिए। ऐसे ही थर्ड पॉइंट, इन आर ब्लड द pH इज ऑलवेज 7.4। ये pH फिक्स है और ये pH आपको याद रखनी है। इन आर ब्लड द pH इज 7.4, ना एक आगे ना एक पीछे। ये pH 7.4, इसका मतलब कैसी pH है, ये बेसिक pH है। इट इज बेसिक pH। थोड़ा सा हमारा जो ब्लड है वो थोड़ा सा क्या है, वो बेसिक है, और ये बेसिक ही रहना चाहिए। अगर ये एसिडिक हो गया दैट मीन्स हमारी बॉडी जो है वो डिजीज प्रोड्यूस करेगी, हमारी बॉडी में कोई ना कोई बीमारी बन जाएगी। तो इसकी pH 7.4 रहे, इसके लिए बहुत सारे सिस्टम हमारे शरीर में काम करते हैं, और उनमें से एक सिस्टम का नाम है बफर सिस्टम। बफर सिस्टम आप लोग पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, अभी के लिए इतना ठीक है। अब देखिए, अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो प्लांट्स आर ऑल्सो वेरी सेंसिटिव टू दिस pH। देखिए, अगर मान लीजिए हम अपने आसपास देखें कॉलोनी में, वहाँ का एक सॉइल का सैंपल है, सॉइल को वाटर में डिसॉल्व कर दें और उस वाटर के सैंपल को हम लोग pH पेपर से चेक कर लें। जो हमने अभी यहाँ पे pH स्केल पढ़ा था उसको pH पेपर भी बोलते हैं।
तो वहाँ पर हमको पता चल जाएगा कि इस जो सॉइल है इसकी पीएच क्या है। तो प्लांट भी एक थ्रेशोल्ड वैल्यू पर काम करता है, ना तो ज़्यादा एसिडिक सॉइल में प्लांट ग्रो करेगा और ना ही ज़्यादा बेसिक जो सॉइल है उसमें ग्रो करेगा। कुछ प्लांट्स होते हैं जो हाईली एल्कलाइन मीडियम या हाईली एसिडिक मीडियम में होते हैं। जनरली हमारे आसपास जो पेड़ पौधे मिलते हैं वो एक नॉर्मल पीएच रेंज पर ही अपनी ग्रोथ करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए एक आप लोगों के यहाँ पर एक्टिविटी, एक क्वेश्चन भी है कि एक किसान है और वो अपने सॉइल ट्रीटमेंट के लिए उसमें क्विक लाइम ऐड करता है। क्विक लाइम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। और कैसा है ये बेसिक है। मैंने आपको बताया था जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं दे ऑल आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। तो इसका मतलब सॉइल में किसकी क्वांटिटी ज़्यादा रही होगी? एसिडिक पोर्शन की। तो सॉइल कैसी है? एसिडिक। तो एसिडिक सॉइल को ट्रीट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? कैसा फर्टिलाइजर यूज़ करेंगे? बेसिक। और मान लीजिए सॉइल बेसिक है तो हम लोग कैसा फर्टिलाइजर यूज़ करेंगे? हम लोग एसिडिक फर्टिलाइजर यूज़ करेंगे। आप लोग एक चीज़ हमेशा याद रखिए, एसिड न्यूट्रलाइजेस द बेस एंड बेस न्यूट्रलाइजेस द एसिड। चलिए, तो प्लांट्स आर वेरी सेंसिटिव टू पीएच, ठीक है। अच्छा, कुछ और भी एनिमल्स हैं जो सेल्फ डिफेंस में काम करते हैं। एनिमल केमिकल वारफेयर, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए ये जो एनिमल है वो केमिकल सब्सटेंस, केमिकल वेपन्स रखते हैं और वो केमिकल वेपन्स एक्चुअली पीएच पर ही वर्क करते हैं। जैसे एक देखिए एग्जांपल, जैसे एक बी है, हनी बी, और हनी बी अगर किसी व्यक्ति को काट जाती है, हम लोग बोल रहे हैं बी स्टिंग। आपने देखा होगा कभी, अगर आपके साथ हुआ होगा, अगर कभी हनी बी किसी को काटती है तो उसका स्टिंग जो है वो हमारी स्किन में रह जाता है और वो उस स्टिंग के थ्रू हमारी बॉडी में क्या रिलीज करती है? मेथेनोइक एसिड। आगे चल के आप लोग पढ़ेंगे, इस मेथेनोइक एसिड को ही बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। ये एसिड है। अच्छा, हमारे ब्लड की पीएच क्या है? 7.4। हमारी ब्लड में जो हनी बी है उसने क्या इंजेक्ट किया है? एसिड। तो ये हमारे शरीर में इरिटेशन कॉज करेगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटेंस पेन होगा। तो हम लोग इससे कैसे रिड पा सकते हैं, कैसे छुटकारा पा सकते हैं? हमको तुरंत क्या करना चाहिए? किसी मेटल के ऑब्जेक्ट को उस जगह पर ऐसे रगड़ देना चाहिए, या आपके पास चूना अवेलेबल हो, लाइम, उसको ऐसे रगड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो स्टिंग में जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या चाहिए? बेस चाहिए। और मेटल है, मेटल ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी होगी, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ, वो मेटेलिक ऑक्साइड बना होगा और मेटेलिक ऑक्साइड कैसा है? बेसिक है, तो वो उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। जो लाइम है वो भी कैसा है? बेस है, ठीक है। अब देखिए, ये बी स्टिंग हो गया। ऐसे ही हम लोग देखते हैं रेड आंट, लाल चींटी, वो भी यही फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है, वो भी ऐसे ही ये फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है। कुछ प्लांट्स भी हैं जो इसी तरह का केमिकल वारफेयर यूज करते हैं। रिलीज नेटल प्लांट हैव फॉर्मिक एसिड, वही मिथेनोइक एसिड है, मिथेनोइक एसिड। अगर कोई जंगल में जा रहा हो और इस नेटल प्लांट की लीव्स उसकी स्किन से टच हो जाए तो वो उसकी स्किन पे क्या पहुंच गया? मिथेनोइक एसिड। तो इसी नेटल प्लांट के बगल में ही उसी फॉरेस्ट में क्या मिलेगा? डॉग प्लांट। ये डॉग प्लांट अगर उस स्किन एरिया पे अगर रब कर लिया जाए तो ये डॉग प्लांट इस मिथेनोइक एसिड को क्या करेगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। तो इसका मतलब जैसे केमिकल वारफेयर एनिमल्स यूज करते हैं, ऐसे ही प्लांट भी यूज करते हैं, ठीक है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम जैसा कि जानते हैं हमारा जो सोलर सिस्टम है, देयर आर सो मैनी प्लैनेट्स, और एक प्लैनेट है उसमें वीनस, शुक्र, और वहाँ पर येलो क्लाउड्स पाए जाते हैं। और वो येलो क्लाउड्स किसके हैं? सल्फ्यूरिक एसिड के। अब आप लोग आइडिया लगाइए कि जो वीनस है उसके एटमॉस्फेयर में येलो क्लाउड्स हैं और वो भी सल्फ्यूरिक एसिड के, तो हाउ एसिडिक द एनवायरनमेंट इज देयर, वहाँ पर कितना एसिडिक एनवायरनमेंट होगा। आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है जी। देखिए स्टूडेंट्स, एक और इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है पीएच की, दैट इज एसिड रेन। Acid rain. What is this acid rain? The pH of normal rain is lie between 6.32 and something 7.2. If the pH of that acid rain water fall below 5.6,
अगर जो रेन वाटर है उसकी pH 5.6 से कम होती है, उससे कम हो जाती है, देन दैट रेन इज कॉल्ड एसिड रेन। एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस एसिड रेन इज द येलोइंग ऑफ ताजमहल। आपने देखा होगा कि आज से 20 साल पहले ताजमहल बहुत ब्राइट था, एकदम वाइट, उसका जो है कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है, वो कैल्शियम कार्बोनेट मतलब मार्बल स्टोन, लाइम स्टोन से बना हुआ है। और जब उसमें बारिश होगी तो वहाँ पर बारिश जो एसिड रेन है उसमें क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, तो मतलब एसिडिक रेन है। व्हेन दिस एसिडिक रेन वाटर फॉल ओवर दिस बिल्डिंग, दिस मॉन्यूमेंट, then the calcium carbonate and sulfuric acid react together and form yellow colored compound। तो जो ताजमहल में येलोइंग या येलोनेस हो रही है जो उस मॉन्यूमेंट की, वो किसकी वजह से है, एसिड रेन की वजह से है। एंड दिस एसिड रेन ऑल्सो डैमेजेस द आयरन ऑब्जेक्ट्स और मेटल ऑब्जेक्ट्स। सॉल्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज सॉल्ट। तो व्हाट इज सॉल्ट, द फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज सॉल्ट। तो देखिए, when an acid react with base then it form salt and water। देखिए, whenever any acid reacts with this base then base will neutralize this acid, or we can say as acid will neutralize this base and base will neutralize acid। that means this process is simply neutralization। acid base reacts together and neutralization process takes place and salt and water is formed। अब हम लोग लेते हैं एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड देन इट रिएक्ट टुगेदर। तो देखिए, हम लोग जानते हैं दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ रिएक्शन। डबल मतलब द एक्सचेंज बिटवीन आयंस टेक्स प्लेस, H प्लस Cl माइनस Na प्लस OH माइनस। तो यहाँ क्या होगा स्टूडेंट, देखिए, दिस सोडियम विल कंबाइन विद क्लोराइड एंड द H प्लस विल कंबाइन विद OH माइनस। हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखिए सिंपली अभी समझने के लिए, द पॉजिटिव पार्ट ऑफ एसिड विल रिएक्ट विद द नेगेटिव पार्ट ऑफ बेस, और वी कैन से the negative part of acid will react with the positive part of base। negative will react with positive and positive will react with negative। अभी के लिए इतना समझ लीजिए, आगे हायर क्लासेस में ये क्यों हुआ उसको भी हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे क्या समझना है, ये पॉजिटिव will react with negative and this negative will react with positive, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कंपाउंड मिला है NaCl, that is सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, एंड दिस इज सॉल्ट। एक तो ये डेफिनेशन बन गई, व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर दे फॉर्म सॉल्ट। एक और डेफिनेशन है, समझिए। देखिए, ये जो NaCl बना है वो बेसिकली बना कैसे है उसको समझिए। जैसे मेरे पास है हाइड्रोजन क्लोराइड, तो ये एसिड है। अगर इस हाइड्रोजन क्लोराइड में से H प्लस निकल जाए, जो कि एसिड की कैरेक्टरिस्टिक भी होती है, तो हमारे पास क्या बचेगा, Cl माइनस। इसको हम लोग बोलेंगे एसिड रेजिड्यू, एसिड रेजिड्यू। और इस एसिड रेजिड्यू से क्या आके मिल गया है, मेटल, और मेटल कहाँ से आया है, बेस से। तो ये जो अब जो कंपाउंड बना है इसको क्या बोलेंगे, मेटल एसिड रेजिड्यू। सो सॉल्ट की एक और डेफिनेशन मिल गई, द मेटल एसिड रेजिड्यू इज नोन एज सॉल्ट। अब एक और यहाँ पे पॉइंट आप लोग समझिए, ये जो एसिड्स हैं दे आर ऑफ टू टाइप, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। ऐसे ही बेस भी दो टाइप के हैं, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड का एक एग्जांपल लिख देता हूं, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, ठीक है। वीक एसिड का एग्जांपल लिख देता हूं, एसिटिक एसिड, जिसको हम लोग विनेगर भी बोलते हैं। ऐसे ही बेस में, बेस के अगर मैं लिखूं यहाँ एग्जांपल, तो देखिए बेस के भी टू टाइप हैं, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस में क्या आ गया, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और वीक बेस में आ गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यही 4 एग्जाम्पल अगर आप लोग याद रख लेंगे तो आपका ये चैप्टर पूरा समझ में आ जाएगा। अब क्या होगा, देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लेंगे। तो देखिए मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस,
ठीक है, कैसे कंबाइन करेंगे देखो, ये HCl प्लस NaOH, तो क्या मिल जाएगा आपको, देखिए आपको मिल जाएगा NaCl। ये जो सॉल्ट है, ये सॉल्ट कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप सॉल्ट है। ऐसे ही स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट्स विद वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। तो देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, HCl, वीक बेस क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अभी के लिए ऐसे समझ लीजिए, ये प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस को जोड़ दीजिए माइनस से और माइनस को जोड़ दीजिए प्लस से, तो आपके पास क्या मिल गया, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। ये किस टाइप का सॉल्ट हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। नाउ कम टू वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड क्या है, CH3COOH प्लस NaOH। यहाँ भी वही करना है हमको यहाँ देखिए, जैसे ये एसिड है इट विल रिलीज H प्लस आइन, तो जो बचा हुआ पोर्शन है उसको क्या बोलेंगे, एसिड रेजिड्यू। इससे क्या जुड़ जाएगा, सोडियम। तो ये है सोडियम एसीटेट। ये किस टाइप का सॉल्ट है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। नाउ कम टू द वीक एसिड एंड वीक बेस। वीक एसिड वीक बेस, CH3COOH प्लस NH4OH। देन यू विल ऑब्टेन, देखिए यहाँ पर ये रिलीज करेगा CH3COO नेगेटिव और इससे आगे जुड़ जाएगा NH4, दैट इज अमोनियम एसीटेट। तो देयर आर 4 टाइप ऑफ सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड वीक बेस। देखिए अब एक छोटा सा पॉइंट दे रखा है NCERT में कि व्हाट इज द pH ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप सॉल्ट। तो देखिए स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पे समझिए। देखिए स्टूडेंट्स, सॉल्ट्स की जो pH है दैट डिपेंड ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट एसिड एंड बेस फ्रॉम विच दे आर फॉर्म्ड। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की जो pH है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया NaCl, तो ये किससे मिलकर बना है, HCl और NaOH। ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है। H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू हाइड्रोक्स आयन की कंसंट्रेशन, तो यहाँ pH क्या हो जाएगी, pH इज इक्वल टू 7। नाउ कम टू दिस सॉल्ट अमोनियम क्लोराइड। इस अमोनियम क्लोराइड में हम लोग देखेंगे, इसमें हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है। तो जो स्ट्रॉन्गर पोर्शन है दैट विल डिसाइड द pH ऑफ सॉल्ट। तो इसका मतलब इसकी pH क्या होगी, इसकी pH 7 से कम होगी, बिकॉज द स्ट्रॉन्गर पोर्शन इज मेड अप ऑफ एसिड। नाउ कम टू दिस पॉइंट, यहाँ पर देखेंगे आप लोग सोडियम एसीटेट, यहाँ पर जो स्ट्रॉन्गर पोर्शन है वो बेस वाला है, तो यहाँ pH क्या होगी, pH विल बी ग्रेटर देन 7। यहाँ पर वो डिसाइड करेगा, वीक एसिड वीक बेस में दोनों ही वीक पोर्शन है, दोनों ही वीक पोर्शन है, लेकिन यहाँ पर pH 7 नहीं होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर pH 7 नहीं होगी, यहाँ पर pH डिपेंड करेगी, एक हायर एडवांस टॉपिक है दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। आपके लिए नहीं है, आप बस इतना याद रखेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की pH 7 है बिकॉज दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। आपके 10th में इससे ही काम चल जाएगा और ज़्यादा डीप में हमको बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 11th क्लास में एक चैप्टर है आप लोग पढ़ेंगे, वहाँ पर इस चीज़ को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए, तो ये था अबाउट दी सॉल्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हैं हमारे यहाँ सिलेबस में, इंपॉर्टेंट सॉल्ट, और उनमें सबसे प्राइम इंपॉर्टेंस का है दैट इज टेबल सॉल्ट। इस टेबल सॉल्ट को ही बोलते हैं रॉक सॉल्ट, ठीक है। और इसका केमिकल फॉर्मूला है सोडियम क्लोराइड NaCl। स्टूडेंट्स, आप लोग अच्छे से जानते हैं कि दिस सोडियम क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सी वाटर बाई इवेपोरेशन। क्या होता है, देखिए जैसे जो सी वाटर है, जहाँ पर सी है वहीं के आसपास छोटे छोटे डाइक्स बनाए जाते हैं। डाइक्स का मतलब है कि छोटी छोटी जो है बाड़ लगा दी जाती हैं। जैसे सी वाटर हम लोग जानते हैं, लहरों का पानी जब किनारे से और अंदर की ओर चला जाता है तो उस पानी को रोक लिया जाता है गड्ढों में। तो जब वो पानी गड्ढों में भर जाएगा और जब
आफ्टरनून बहुत ज़्यादा सनरेज वहाँ पर आएंगी तो डेफिनेटली वहाँ पे इवेपोरेशन होगा, तो जो वाटर है, जो लिक्विड पार्ट है, दैट विल गेट इवेपोरेट एंड द सॉलिड एंड द सोडियम क्लोराइड एज अ सॉलिड विल लेफ्ट बिहाइंड। तो वहाँ से हम लोग सोडियम क्लोराइड को प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर इस सोडियम क्लोराइड से बहुत सारे इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स बनाए जाते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको क्लियर करता हूँ कि दिस sodium chloride in aqueous form, whenever the sodium chloride dissolve in water, then it will form NaCl aqueous. It is known as brine solution, BRINE, brine solution। ठीक है, अब देखिए इस सोडियम क्लोराइड की हेल्प से हम लोग बहुत सारे केमिकल कंपाउंड बना सकते हैं। आपके एनसीईआरटी में कुछ इंपॉर्टेंट हैं, उनको हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ that is caustic सोडा। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला है NaOH और इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड देखिए कैसे करते हैं, बहुत अच्छे से डिटेल में मैं आपको ये बताऊंगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि एक ब्राइन सॉल्यूशन लेते हैं। मैंने अभी क्लियर किया व्हाट इज ब्राइन सॉल्यूशन, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज नोन एज ब्राइन। हम एक बीकर लेते हैं, एक कंटेनर है, एक बीकर है, और हमने इसमें रख दिया ब्राइन सॉल्यूशन। दैट इज NaCl एक्वस। एक पॉइंट और मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो सोडियम क्लोराइड है इट इज 100% डिसोसिएटेड। इसका मतलब क्या हुआ कि Na+ एंड इट विल डिसोसिएट इनटू Na+ एंड Cl-। और एक चीज और याद रखें स्टूडेंट, यहां पर एक्वस है, इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है। वाटर मॉलिक्यूल कैसे डिसोसिएट होगा, H+ एंड OH-। ठीक, ये जो बीकर है मेरे पास, इसमें मैंने ब्राइन सॉल्यूशन लिया और इसमें मैं पास करता हूं इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ सम मेटल रॉड। हमने क्या किया, एक सेल लिया, सेल की पॉजिटिव टर्मिनल से एक रॉड को कनेक्ट किया और उसको डिप कर दिया इस सॉल्यूशन में। पॉजिटिव टर्मिनल से जो रॉड हमने डिप की है उसका नाम है एनोड। आप लोग धीरे धीरे सारे टर्म्स को समझने लग जाओगे। जो सेल है उसकी पॉजिटिव टर्मिनल को क्या बोलते हैं, एनोड, और जो सेल का नेगेटिव टर्मिनल है उसको बोलते हैं कैथोड। और इससे मैंने एक मेटल रॉड को कनेक्ट किया और इसको भेज दिया सॉल्यूशन में। ठीक है, दिस इज एनोड एंड दिस इज कैथोड। अब समझिए, एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड। हम लोग जानते हैं पॉजिटिव अट्रैक्ट्स दी नेगेटिव। तो ये जो Na+ है मेरे पास, Cl- है या H+ है और OH- है, तो ये जो आयंस है वो अपोजिटली चार्ज्ड एनोड और कैथोड की ओर ट्रेवल या मूवमेंट करेंगे। तो एक पॉइंट आप लोग देखें यहाँ कि दिस H+ विल मूव टुवर्ड्स दिस कैथोड। H+ विल मूव टुवर्ड्स कैथोड। अच्छा, एक पॉइंट और आप याद मतलब सोच सकते हैं कि H+ ही क्यों गया, Na+ भी तो जा सकता था। अभी के लिए, क्योंकि ये बहुत एडवांस टॉपिक है, 12th क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसको, तो देखिए H+ ही इसीलिए गया, ओनली H+ विल मूव टुवर्ड दिस कैथोड। द रीजन बिहाइंड इज H+ इजीली एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। अब आप लोग थोड़ा सा समझिए, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। नॉन मेटल विल टेक इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और ऑलरेडी इसके ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, देन इट विल गेट न्यूट्रलाइज्ड। एक पॉइंट और याद रख लेंगे, अगर आप लोगों ने 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, तो मैं आपको बता देता हूं यहाँ। तो देखिए एट कैथोड क्या होगा, एट कैथोड दिस हाइड्रोजन गैस विल रिलीज, दिस हाइड्रोजन गैस विल रिलीज। अब एनोड पर क्या होगा, देखिए एनोड पॉजिटिवली चार्ज है और मेरे पास दो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन है, क्लोराइड आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। तो आप लोगों को याद रखना है, यहाँ से जाएगा क्लोराइड आयन और क्लोराइड आयन एनोड पर पहुँच के बना देगा Cl2 और यहाँ से निकल जाएगा ये Cl2। ठीक है, अब अगर आप लोग देखना चाहें तो दिस इज द मेथड बाय विच वी कैन प्रिपेयर हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस।
अगर हमको कहीं इंडस्ट्री में क्लोरीन गैस की ज़रूरत पड़ रही है तो हम लोग इस मैकेनिज़्म को, इस प्रोसेस को यूज़ कर सकते हैं। अब एक चीज़ देखें आप लोग कि यहाँ क्लोरीन गैस निकल चुकी है, हाइड्रोजन गैस निकल चुकी है। अब सॉल्यूशन में बचा क्या? सॉल्यूशन में क्या बचा? Na+ और OH-, मतलब क्या बन गया? NaOH। NaOH क्या है? कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा क्या है? बेस। बेस को क्या बोलते हैं? एल्कली। एल्कली। और हमको एक और गैस मिल गई है यहाँ पे, क्लोरीन, उसको बोल देंगे मिला के क्लोर एल्कली प्रोसेस। द प्रोसेस बाय विच वी प्रिपेयर सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा, दैट प्रोसेस ऑल्सो नोन एज क्लोर एल्कली प्रोसेस। एनसीईआरटी में गिवन है, ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करिए, दोबारा से इसी पॉइंट्स को समझिए। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास कास्टिक सोडा। अब और भी इम्पोर्टेंट है हमारे पास एक और सॉल्ट है, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। जैसा कि नाम से पता चला है, ब्लीच मीन्स ऐसा कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो फेडिंग के लिए बना है, जो फेड आउट करता है, जो कलर को उड़ा देता है, जो रंग को उड़ा देता है। जैसे आप लोग कभी कभी जैसे बालों में कलर कराते हैं तो हमारे बालों का नेचुरल कलर क्या है? ब्लैक। और ब्लैक पर कोई दूसरा कलर नहीं चढ़ सकता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो ये कराते हैं फैशन, वो पहले ब्लैक कलर को फेड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ब्लीचिंग एजेंट, ब्लीचिंग पाउडर। उसके बाद किसी दूसरे कलर को करते हैं। अच्छा, ब्लीचिंग पाउडर का एक और एग्जांपल बताता हूँ। जैसे हम लोग अपने घर में डिटर्जेंट यूज़ करते हैं तो वाइट कपड़ों के लिए हम लोग आला लेके आते हैं या वेनिस लेकर आते हैं, तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ ब्लीचिंग। देखिए, ब्लीचिंग पाउडर हम लोग कैसे बनाते हैं, यहाँ से जो क्लोरीन गैस निकली है इसको पास करा दीजिए लाइम वाटर से, लाइम वाटर, या इसी को बोलते हैं स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम। ठीक है, इसमें से क्लोरीन गैस को पास करा दीजिए, देन यू विल ऑब्टेन CaOCl2 प्लस H2O। ये जो CaOCl2 है इसी को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या इसी को बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, क्लोराइट नॉट आइड, ये सोडियम हाइपोक्लोराइट है। ठीक है, और एक और नाम है इसका, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। अच्छा, ये जो मैंने लिखा है फॉर्मूला, ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है, इसका जो एक्चुअल कंपोजिशन है वो इससे थोड़ा सा अलग है। तो आपकी एनसीईआरटी में केवल इतना ही बनता है कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड एंड दिस ब्लीचिंग पाउडर। एक्चुअल कंपोजिशन इज डिफरेंट फ्रॉम दिस फॉर्मूला, वो अलग है फॉर्मूला। इस ब्लीचिंग पाउडर, ये है एक्चुअल कंपोजिशन। हम लोग जनरली इसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो ये पढ़ लिया हम लोगों ने ब्लीचिंग पाउडर। अगर हम लोग यूज़ की बात करें, यूज़ ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, तो इट इज़ यूज्ड फॉर ब्लीच इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ब्लीचिंग पर्पज से हम लोग इसको यूज़ करते हैं, या हमारे पास जो वाटर है उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए भी हम लोग इस ब्लीच पाउडर को यूज़ कर सकते हैं। एंड द थर्ड इम्पोर्टेंट सॉल्ट इज दैट इज बेकिंग सोडा। दिस इज बेकिंग सोडा, इसको बोलते हैं हम लोग NaHCO3, इसका नाम है सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, या हम इसको बोल सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो देखिए स्टूडेंट्स, हाउ कैन वी प्रिपेयर इट? NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, then it form NH4Cl प्लस NaHCO3। ये है सोडियम बाई कार्बोनेट। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा क्यों बोलते हैं इसको? बिकॉज इट इज़ यूज्ड फॉर बेकरी पर्पस। आपने देखा होगा केक बनाने के लिए, या जो आजकल डोसा या आजकल जो ढोकला बनता है उसमें हम लोग ये खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा को क्या बोलते हैं? सिंपली खाने वाला सोडा। और कहाँ यूज़ कर सकते हैं इसको? अगर हमको खाना जल्दी बनाना है, जैसे ऐसा होता है कि छोले को अगर हम लोग उबालते हैं तो बहुत ज़्यादा समय लगता है,
अगर हम उसमें थोड़ा सा खाने वाला सोडा डाल दें और तब उसको बॉईल करें तो वो जल्दी बॉईल हो जाते हैं। तो अगर एक इसके साथ ड्रॉबैक है, इफ़ दिस सोडियम बाइकार्बोनेट गेट हीटेड, जैसे मान लीजिए मैंने छोले बनाने के लिए मैंने सोडियम बाइकार्बोनेट इस्तेमाल किया था, अब मैं उसको हीट करूँगा तो विद द एप्लीकेशन ऑफ हीट इट गेट कन्वर्ट इनटू Na2CO3 एंड इट इज़ बिटर इन टेस्ट। कैसा है ये टेस्ट में बिटर है, और इसको Na2CO3 को क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा। दिस इज वॉशिंग सोडा। तो हमारे खाने का टेस्ट बिगड़ जाएगा। उसके टेस्ट ना बिगड़े इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, NaHCO3 में हम लोग टार्ट्रिक एसिड भी मिला देते हैं। टार्ट्रिक एसिड मिला देते हैं जो उसके बिटर टेस्ट को क्या कर लेता है, हाइड कर देता है। ठीक है, तो अगर हमसे कोई पूछा जाए व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा क्या है, सिंपली सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर पूछे बेकिंग पाउडर क्या है, बेकिंग पाउडर, तो बेकिंग पाउडर है सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस टार्ट्रिक एसिड। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। एंड दिस इज Na2CO3, ये क्या है, दिस Na2CO3 इज सिंपली वॉशिंग सोडा। ठीक, सॉल्ट इज वॉशिंग सोडा, washing soda. Its formula is simply Na2CO3 and it absorbs the 10 water molecule, then it form Na2CO3 dot 10H2O. Now the question is what does this 10H2O signify? एक छोटा सा पॉइंट समझिए स्टूडेंट कि ये जो सॉल्ट्स हैं, सॉल्ट एग्जिस्ट इन क्रिस्टल फॉर्म। मान लीजिए मेरे पास Na2CO3, अगर हम लोग एक्सरे स्टडी करते हैं तो कुछ इस प्रकार का मिलेगा। इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार की है, ठीक है। और इसके बीच में यहाँ ये 10 वाटर मॉलिक्यूल फंसे हुए हैं, 10 वाटर मॉलिक्यूल फंसे हुए हैं। अगर हम लोग इसको हीट कर दें, अगर हम इस सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल को हीट कर दें तो ये जो 10 वाटर मॉलिक्यूल हैं ये क्या करेंगे, ये वेपर्स की फॉर्म में वापस चले जाएंगे। अगर मैं इस Na2CO3 को हीट कर देता हूँ देन वी विल ऑब्टेन Na2CO3 प्लस 10H2O। देखिए स्टूडेंट, आपके यहाँ पर एक एक्टिविटी भी दे रखी है छोटी सी कि आपके पास है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को बोलते हैं ब्लू विट्रियोल। मैं यहाँ पे बता देता हूँ CuSO4.5H2O एंड इट्स कॉमन नेम इज ब्लू विट्रियोल। ठीक है, हमने इसको एक टेस्ट ट्यूब में लिया। ओरिजिनली इट इज़ ऑफ ब्लू कलर, कॉपर सल्फेट का कलर कैसा है, ब्लू है, ठीक। बट व्हेन वी स्टार्ट हीटिंग इट, इट्स ब्लू कलर गेट डिसअपीयर्ड। और हम लोग देखते हैं कि टेस्ट ट्यूब की जो साइड वॉल्स हैं उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स आ गई हैं। तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आई हैं, जब हमने इसको हीट किया टेस्ट ट्यूब में तो ये जो 5 वाटर मॉलिक्यूल हैं ये क्या करे, ये वेपर की फॉर्म में जा रहे थे और इस टेस्ट ट्यूब की दीवार से टकरा के यहाँ पर कंडेंस होके क्या बना दिया इन्होंने, वाटर वेपर्स बना दी और इसका ब्लू कलर डिसअपीयर हो गया है। ठीक है, तो दिस 5 वाटर मॉलिक्यूल इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यहाँ पर ये जो 10 वाटर मॉलिक्यूल है इसको बोलेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब कुछ और भी एग्जाम्पल हैं आपके एनसीईआरटी में, वो एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए आपके यहाँ है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये क्या है, देखिए कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, या हम इसको बोल देंगे कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट, सेमी हाइड्रेट। लेकिन स्टूडेंट्स आपने एक 9th क्लास में पढ़ा था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर, एंड इन दैट चैप्टर यू डिस्कस्ड, यू स्टडीड अबाउट दैट मॉलिक्यूल्स डू नॉट गेट क्लीव्ड, मॉलिक्यूल्स टूटते नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या लिखा है, हाफ H2O। इसका मतलब वाटर का हाफ मॉलिक्यूल यूज़ किया है क्या हमने, नहीं। एक्चुअली द फॉर्मूला ऑफ दिस प्लास्टर ऑफ पेरिस इज 2CaSO4 डॉट हाफ H2O। देखिए यहाँ पे रेशियो होना चाहिए 1:1/2 का, और यहाँ पर भी रेशियो क्या आ रहा है, वही सिंपल आ रहा है। तो एक्चुअली द फॉर्मूला इज दिस वन, बट कन्वेंशनली वी राइट लाइक इट। ठीक है, अगर हम लोग इस प्लास्टर ऑफ पेरिस हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं, जैसे मूर्ति बनाने में, या हम लोग अपने डेकोरेटिव पर्पज से जो सीलिंग है हमारी उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस से हम लोग डिफरेंट डेकोरेशन देते हैं। ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसकी पैकिंग बड़े अच्छे से की जाती है।
क्योंकि दिस प्लास्टर ऑफ पेरिस इज वेरी हाइग्रोस्कोपिक. हाइग्रोस्कोपिक मीन्स इट हैज टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब द वाटर मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर. तो अगर ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको हमने एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ दिया, देन व्हाट इट विल डू, ये क्या करेगा, मॉइस्चर गेन कर लेगा. इट विल गेन मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड विल कन्वर्ट इनटू gypsum, and the formula of gypsum is CaSO4.2H2O. This is calcium sulfate bihydrate. This is calcium sulfate semi या hemi. semi को और क्या बोल सकते हैं, hemi. ठीक है, जैसे सेमी स्फेयर बोलते हैं, हेमी स्फेयर बोलते हैं, तो हाफ मीन्स सेमी या हेमी, और बाई का मतलब क्या है, 2. तो दिस इज कैल्शियम सल्फेट बाईहाइड्रेट. तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हम लोगों ने क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट किया है, और जितनी भी एक्टिविटी आपकी एनसीईआरटी में है, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं, मैंने वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस किए हैं. आपको इसके अलावा कोई भी रिफ्रेशर या बुक रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अगर आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से वॉच करते हैं, अपने नोट्स बनाते हैं, देन आई प्रॉमिस यू नथिंग विल बी लेफ्ट, यहाँ पर छूटेगा नहीं. ठीक है, और आप लोग वीडियो देखिए अच्छे से, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर कर दीजिए. और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, जब आप लोग वीडियो देखते हैं तो वहाँ पर बेल आइकन आता है, उस बेल आइकन को अगर आप लोग हिट करेंगे देन यू विल गेट द नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई अपलोड द वीडियो. ठीक है, तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए. थैंक यू.